मैं आर.के.एस. मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों में विशिष्ट संविधानों में क्रांति के क्या कारण हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विशिष्ट संविधानों में अरस्तु ने क्रांति के क्या क्या कारण बताए। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सामान्य कारण, सभी संविधानों में क्रांति के सामान्य कारण, और उसके बाद हमने विशिष्ट कारण वो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट संविधानों में क्रांति के कारण। तो विशिष्ट संविधानों में क्रांति के कारण है तो निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र में क्रांति के क्या कारण। तो जो निरंकुश तंत्र होता है उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता। वह मनमाना व्यवहार करता है, मनमाने आदेश देता है, और उनके मनमाने व्यवहार के कारण, मनमाने आदेशों के कारण प्रजाजन को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। और फलस्वरूप जो है प्रजाजन ऐसे राजा के खिलाफ उनके अत्याचारों से तंग आकर जो है अपने राजा के खिलाफ क्रांति का मार्ग अपनाते हैं। नंबर 2, कुलीन तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं। कुलीन तंत्र जो शासन व्यवस्था होती है उसमें शासक वर्ग की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। शासक वर्ग बहुत ही कम लोगों के हाथ में शासन सत्ता होती है, और शासन सत्ता पर विराजमान लोग बहुत सीमित संख्या में होते हैं। ऐसी स्थिति में जो राज्य के जो सम्मान है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो लाभ है, वो कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होता है। इसके कारण क्या होता है कि धनिक लोगों में घृणा की भावना पैदा होती है, द्वेष की भावना पैदा होती है, और वो जो लोग होते हैं वो क्रांति करके कुलीन तंत्र को धनिक तंत्र में बदल देते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि धनिक तंत्र में भी जो है क्रांति होती है। अब धनिक तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं, तो धनिक तंत्र में क्रांति के कारण के बारे में अरस्तु ने यह बताया है कि धनिक तंत्र में जो धनिक वर्ग के लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो जनता के प्रति अपमानजनक और थोड़ा घमंडी व्यवहार करते हैं। सामान्य जनता जब अपने साथ में इस तरह का व्यवहार देखती है तो वो क्रांति पर उतर आती है। दूसरा, धनिक तंत्र में क्रांति का उन्होंने ये भी कारण बताया कि धनिक तंत्र में आपस में भी गुटबंदी होती है। कुछ लोग जो शासन सत्ता में स्थापित होते हैं, जो शासन सत्ता में विराजमान होते हैं, वही परस जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, प्रतिद्वंदिता उनमें होने लग जाती है, और वो जो है क्रांति का षड्यंत्र रचते हैं। इस तरह से जो है धनिक तंत्र में भी क्रांति हो जाती है। धनिक तंत्र में क्रांति, उसके बाद में आती है संयत लोकतंत्र या संवैधानिक तंत्र में क्रांति। तो अरस्तु ने जो संवैधानिक तंत्र बताया, संयुक्त लोकतंत्र जो बताया, उसके बारे में ये कहा कि मूलतः मध्यम वर्ग का शासन है, और जो मध्यम वर्ग का शासन होता है उसमें निर्धन वर्ग के लोग और धनिक वर्ग के लोग दोनों ही उसमें जो है अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन इसके बारे में उनका मानना है कि कालांतर में
जो निर्धन वर्ग के अधिकांश नागरिक होते हैं वो इस व्यवस्था से भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि निर्धन वर्ग के जो नागरिक होते हैं, जो निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही जो है शासकों के समान हैं और उसमें जो है समान भागीदारी चाहते हैं, उसमें अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, उस अनुरूप में अपनी जो है पद, पुरस्कार, लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह के जब उनको ये प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ये जो निर्धन वर्ग के जो नागरिक हैं वही उस शासन व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं और ये असंतुष्ट नागरिक संवैधानिक तंत्र में जो है शासक के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। उसके बाद में भीड़ तंत्र में क्रांति। भीड़ तंत्र मतलब प्रजातंत्र। लोकतंत्र को अरस्तू ने भीड़ तंत्र कहा है और उसमें क्रांति किस प्रकार होती है, तो इसमें जो है क्रांति का कारण अरस्तू ने माना है कि ये मूलतः निर्धन, उसने माना है कि मूलतः जो है एक गरीब वर्ग का शासन है, निर्धन वर्ग का शासन है, जो शिक्षा संपत्ति की दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। इस वर्ग के जो लोग होते हैं उनमें धनिक वर्ग के प्रति एक घृणा की भावना पाई जाती है, द्वेष की भावना पाई जाती है, ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। और जब इनका ये शासन स्थापित हो जाता है तो वो धनिक वर्ग के प्रति, कुलीन वर्ग के प्रति जो है ईर्ष्या की भावना रखते हुए उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन पर जो है टैक्सेशन बढ़ाते हैं, उन पर जो है कर ज़्यादा लगा देते हैं, उनकी संपत्ति का जो है अधिग्रहण करना चाहते हैं। इस तरह के जो कदम उठाते हैं उनके खिलाफ जो है झूठे आरोप भी लगाते हैं, उन पर जो है मुकदमा वगैरह चलाया जाता है। इस तरह से धनिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपना बचाव करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो संगठित हो जाते हैं। और जब वो अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित हो जाते हैं तो संगठित होकर इस लोकतंत्र के शासक के विरुद्ध वो जो है क्रांति कर देते हैं। इसमें भी जो क्रांति की जाती है तो कभी कभी उनका मानना है कि एक मतलब ऐसा ये कार्य मतलब एक वीर एवं ऐसा जो सद्गुण संपन्न और एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वो अपने एक नायक की तरह जो होता है वो जो क्रांति में मुख्य भूमिका निभाता है और वही फिर शासन सत्ता पर काबिज होता है। तो इस तरह से वो मानते हैं कि फिर इसके खिलाफ क्रांति करके राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। अब राजतंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं? तो राजतंत्र में क्रांति के कारण उन्होंने बताया कि राजतंत्र गुण संपन्न व्यक्ति का शासन होता है जो सामान्य हित में शासन करता है। लेकिन कालांतर में जो ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, जो सर्वप्रथम सामान्य हित में शासन करता है, धीरे धीरे वो अपने हित में शासन करने लग जाता है, अपने स्वार्थ पूर्ति में लग जाता है और वो जो राजतंत्र एक तरह से निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। अब फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे राजा के द्वारा किसी मतलब बहुत सम्मानीय व्यक्ति का अपमान कर देना या फिर कोई अपना अयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त करना या इस तरह के जो गतिविधियां होती है उसके कारण जनता उससे नाराज़ हो जाती है और वो राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति कर देती है। इस तरह से अरस्तु ने सभी संविधानों में ये क्रांति के जो है विशिष्ट संविधानों में ये क्रांति के प्रमुख कारण जो है बताए, विशिष्ट संविधानों में क्रांति के प्रमुख कारण। धन्यवाद।